इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आने वाली कई सदियों का रास्ता तय कर देती हैं। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और निर्णायक तूफान के बीचों बीच उतरने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा तूफान जिसने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। आज हम इस क्रांति के हर एक पहलू को, ये क्यों शुरू हुई, इसके महान नेता कौन थे, कहाँ कहाँ लड़ी गई और अंततः ये विफल क्यों रही, इन सब को एक साथ एक शानदार और निर्बाध कहानी की तरह समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम अपनी कहानी की शुरुआत क्रांति की पृष्ठभूमि से, फिर देखेंगे विद्रोह का बिगुल कैसे बजा, इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसे कैसे दबाया गया, इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए और अंत में इतिहासकार इस पूरी घटना को किस नजरिए से देखते हैं। भाग 1, क्रांति की पृष्ठभूमि, एक सदी का उबलता तूफान। देखिए, कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती है ना। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही पूरे 100 सालों तक असंतोष का एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। आइए देखते हैं कि इसके पीछे के असली कारण क्या थे। तो असल में हुआ क्या था, 1857 तक आते आते अंग्रेजों ने मानो बारूद का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया था। आर्थिक मोर्चे पर देखिए, जमींदारी और रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं ने हमारे किसानों को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। सामाजिक तौर पर जब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, तो भले ही ये सुधार थे, लेकिन भारतीय समाज को लगा कि उनके मामलों में सीधा दखल दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर तो लॉर्ड डलहौजी ने हद ही कर दी थी। उसकी क्रूर हड़प नीति ने सतारा, अवध और झांसी जैसे राज्यों को सीधे निगल लिया और नाना साहब की पेंशन तक रोक दी। उधर 1813 में ईसाई मिशनरियों के आने से लोगों में ये डर बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। और सबसे दिलचस्प बात, जो रेल और डाक सेवा अंग्रेजों ने अपने खुद के फायदे के लिए बनाई थी, उसी ने अनजाने में विद्रोहियों के संदेशों को बिजली की तरह फैलाने का काम किया। बारूद का घेर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और वो चिंगारी ऐतिहासिक दस्तावेजों में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। सेना में पुरानी बेस फील्ड राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई और तभी एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे सैनिकों को अपने दांतों से छीलना पड़ता था। जरा सोचिए, उस समय के हिंदू और मुस्लिम सैनिकों पर क्या बीती होगी। साथ ही ये बात भी उड़ गई कि अंग्रेजों के दिए आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। बस इसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई और सीधे बगावत का रास्ता खोल दिया। दूसरा भाग, विद्रोह का बिगुल, तूफान का फटना। तनाव का ये गुब्बारा आखिरकार फूट ही गया, और वो भी बहुत नाटकीय तरीके से। छावनियों में जो चिंगारी भड़की, उसने सीधे एक खुली बगावत का रूप ले लिया। आइए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इन चर्बी वाले कारतूसों को छूने से साफ मना कर दिया और दबाव पड़ने पर अपने अधिकारियों को गोली मार दी। इसका नतीजा 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने मानिए पूरे देश के सैनिकों के खून में उबाल ला दिया। आखिरकार 10 मई को मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने खुलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और अगले ही दिन यानी 11 मई को ये बागी सैनिक सीधे दिल्ली पहुंच गए और छावनी पर अपना कब्जा जमा लिया। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। क्या आपको पता है कि यह विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी? असल में सैनिकों ने इस महासंग्राम के लिए 30 मई 1857 का दिन पहले से ही तय कर रखा था। और पता है उन्होंने अपना गुप्त संदेश गांव-गांव कैसे पहुंचाया? रोटी और कमल के फूल के जरिए। जी हां, ये उनके सीक्रेट प्रतीक थे। लेकिन मेरठ की घटना ने हालात ऐसे बना दिए कि क्रांति समय से पहले ही भड़क उठी। तीसरा भाग, प्रमुख नेता और केंद्र, महानायकों का संघर्ष। अब जैसे जैसे ये क्रांति की आग फैली, भारत के कई ऐतिहासिक नायकों ने कमान अपने हाथों में ले ली और ब्रिटिश सेनापतियों को सीधे चुनौती दी। आप इस लिस्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि प्रतिरोध कितना व्यापक था। दिल्ली में क्रांति का चेहरा भले ही बहादुर शाह जफर थे, लेकिन असली कमान सेनापति बख्त खान के हाथों में थी, जिनका सीधा मुकाबला निकलसन और हडसन से हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने कैंपबेल के छक्के छुड़ा दिए। उधर झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें प्यार से मनुबाई भी कहते थे, उनका कड़ा संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के साथ हुआ। और बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को बता दिया कि भारतीय माटी में कितनी ताकत है।
वीर कुंवर सिंह की बात चली है तो उनका एक किस्सा सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। 80 साल की उम्र, जरा सोचिए 80 साल। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट को बुरी तरह हरा गया, लेकिन इस लड़ाई में उनके हाथ में गोली लग गई। जहर पूरे शरीर में ना फैले, इसलिए इस वीर योद्धा ने बिना कुछ सोचे अपनी ही तलवार से अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इस अदम्य साहस को सलाम करने के लिए बिहार सरकार आज भी 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और खंगाले तो कई और गुमनाम नायक भी सामने आते हैं। जैसे पटना में इस विद्रोह को लीड किया था एक साधारण से पुस्तक विक्रेता पीर अली ने, और तात्या टोपे जो नाना साहब से अलग होने के बाद कालपी से लड़े। क्या आप जानते हैं उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था और वो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। मतलब उस वक्त देश का हर कोना अपने नायक खुद गढ़ रहा था। चौथा भाग, दमन और विफलता, एक दुखद अंत। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था, इतने महान नायक थे, तो फिर हम ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह उखाड़ क्यों नहीं पाए? आइए इसकी कड़वी सच्चाइयों को समझते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों से कई बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत थी संसाधनों की। हमारे पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे और ना ही कोई मजबूत संगठन था। हर कोई अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहा था, कोई एक अखिल भारतीय लीडरशिप नहीं थी। और इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब देश के ही कुछ बड़े शासकों ने, जैसे ग्वालियर के सिंधिया और कई राजपूत रियासतों ने, इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब भारत का शिक्षित वर्ग इस पूरे आंदोलन से बिल्कुल किनारे रहा। अंत में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। एक और पहलू है जिसे निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कई प्रमुख नेता एक साझा राष्ट्रीय विजन की वजह से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत हितों की वजह से इस युद्ध में कूदे थे। बेगम हजरत महल इसलिए लड़ी क्योंकि उनसे अवध छीन लिया गया था। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के हक के लिए लड़ रही थीं और कुंवर सिंह की जमींदारी छीन गई थी। कुल मिलाकर उस वक्त तक एक अखिल भारतीय राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना उस तरह से विकसित नहीं हुई थी जो सबको एक सूत्र में बांध सके। और विफलता का एक पहलू जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है वो है भीतर का विश्वासघात। क्या विश्वास करेंगे कि स्वयं बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों के डर से उन्हें कई गुप्त सूचनाएं लीक कर दी थीं? जी हां, और उन्हीं सटीक सूचनाओं के आधार पर अंग्रेज हुमायूं के मकबरे तक पहुंचे और भारत के अंतिम मुगल सम्राट को बहुत आसानी से बंदी बना लिया। पांचवा भाग, क्रांति के परिणाम, एक बदला हुआ भारत। भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य में फेल हो गई हो, लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे थे कि इसने भारत के इतिहास की धारा ही हमेशा के लिए मोड़ दी। इस क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को अंदर तक हिला दिया था। हुआ ये कि 1858 में इंग्लैंड की महारानी का एक सीधा घोषणा पत्र आया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब भारत का सीधा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के हाथों में आ गया और बाद में 1877 में महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक तौर पर भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब वो और रियासतों को हड़पने की गलती नहीं कर सकते। इसके साथ ही भविष्य में ऐसे किसी तूफान से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना का भी पूरी तरह से पुनर्गठन किया, जिसके लिए पील आयोग बनाया गया। चूंकि विद्रोह में राजपूत और ब्राह्मण सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए सेना में उनकी संख्या जानबूझकर कम कर दी गई। उनकी जगह नेपाली और पठान सैनिकों की भर्ती बढ़ाई गई। यही नहीं, सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात पहले 1:2 था, उसे बदलकर 2:5 कर दिया गया, ताकि अंग्रेजों का दबदबा हमेशा मजबूत रहे। छठा और अंतिम भाग, विद्वानों के मत, इतिहास का फैसला। अब इतने बड़े ऐतिहासिक भूकंप को कोई एक नाम तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए इसे लेकर इतिहासकारों में आज भी तीखी बहस होती है। अगर आप 1857 पर लिखी गई किताबों और दस्तावेजों को देखें तो सुरेंद्रनाथ सिंह से लेकर अशोक मेहता तक सबने इस घटना को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देखा है। ये विचार कितने अलग हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रिटिश संसद में डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना, लेकिन सीले और लॉरेंस जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहकर इसकी अहमियत कम करने की कोशिश की। दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया
और दिलचस्प बात देखिए, इतिहासकार आरसी मजूमदार का मानना था कि ये न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। तो अब इतने सारे तथ्यों, उस दौर की रणनीतियों और उन महान बलिदानों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि कारतूस की एक अफवाह से शुरू होकर महारानी के सीधे शासन पर खत्म होने वाले इस महासंग्राम को हम और आप किस रूप में देखते हैं? क्या यह सिर्फ एक सैनिक बगावत थी या सच में हमारे देश की आजादी का पहला शंखनाद? आज के इस विश्लेषण में हमने 1857 की क्रांति के हर छोटे बड़े कारण, घटनाओं, महान नेताओं, असफलता के कारणों और इसके दूरगामी परिणामों को एक साथ गहराई से समझा है। अगर आपको इतिहास की ये तथ्य आधारित और रोमांचक यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी